हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट स्टडी। एंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। ठीक है, इंडिया में क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसकी डेफिनेशन देखी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऑब्जेक्टिव देखे। हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कौन कौन होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है। फिर देखिए, ये था इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो इसमें तीन पार्टी होती है। हमने देखा था कि एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है और ट्रेड यूनियन होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियन। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी को मैनेज करता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट करता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, इंश्योर्स वर्कर सेफ्टी, मतलब वर्कर की सेफ्टी को देखता है। ये प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इंक्रीज करता है। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन बिल्ड करता है। इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशंस का क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंडिया में अ, किसी भी तरह का स्ट्राइक होती है या लॉकआउट होता है तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, ये कंप्लायंस सब देखता है लेबर लॉस की, और एम्प्लॉय का मॉरल और मोटिवेशन जो है वो बढ़ाता है। मेथड्स हमने देखी थी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो गया, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। फिर पर्सनल पॉलिसीज इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए कि जिससे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम से कम हो। ठीक है, फिर हमने देखा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट कैसे किया जाता है उसका। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू किया जाता है, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस हमने देखा था, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया, जिसमें हमने चार एक्ट देखे थे: ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020। ओके, सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेबर लॉज। सो लेबर लॉज आर लॉज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्कर्स, रेगुलेट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, इंश्योर फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। सो लेबर लॉ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वही वही ये है कि हमें एम्प्लॉयज के राइट को प्रोटेक्ट करना है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशंस को रेगुलेट करना है, एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिले, सेफ वर्किंग कंडीशंस मिले, और सोशल जस्टिस जो है वो प्रमोट हो। वैसे हमको काम करने हैं। ठीक है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है लेबर लॉज का। अब डेफिनेशन क्या कहती है? लेबर लॉज आर लीगल प्रोविजंस दैट गवर्न, मतलब लेबर लॉज जो है वो एक लीगल टाइप के प्रोविजन है जो कि क्या क्या देखते हैं, मतलब किस चीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ की कंडीशन क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है। ठीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी ऑफिस का सेटअप कैसा है, आप जिस जगह पर बैठकर काम करते हो वो कैसा है। मतलब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मशीनरी कैसी है, कोई हार्मफुल मशीनरी तो नहीं है ना। अगर केमिकल फैक्ट्री की बात करें तो केमिकल जो है वो हार्मफुल तो नहीं है ना एम्प्लॉय को। तो ये सारी चीजें जो है वो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस में आती है। देन वेजेस एंड वर्किंग आवर्स, मतलब एम्प्लॉय जितने घंटे काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको वेज मिलता है या नहीं। ठीक है, इसके भी स्पेसिफिक लॉ है, वेज एक्ट है, जो कि नाउअडेज बहुत ही ट्रेंड में है, और गवर्नमेंट ने उसको रिफॉर्म कर रही है टाइम टू टाइम। तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉय जितने घंटे काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको वेज मिलता है। कितना वेज मिलता है, वेज जो है वो स्पेसिफिक होता है कि इतने घंटे काम, मतलब एक घंटे का इतना वेज है तो उसको एम्प्लॉयर को देना ही पड़ता है। वो अगर उससे कम वेज देता है इसका मतलब वो ये लेबर लॉज को फॉलो नहीं कर रहा एम्प्लॉयर। ठीक है, वर्किंग आवर्स भी फिक्स कर दिए गए हैं कि इतने ही वर्किंग आवर्स होने चाहिए। ठीक है, आप अगर हद से ज्यादा अगर वर्किंग आवर्स बढ़ा देते हो, मतलब अगर 8 घंटे, अगर कहा गया है लॉ में कि भाई 8 ही घंटे जो है काम करना है, और आप उसको 10-12 घंटे कर दे रहे हो, तो ये भी आप वायोलेट कर रहे हो लेबर लॉज को। सो ये देखना भी लेबर लॉज का काम है कि जो डिफाइंड, प्री डिफाइंड जो वर्किंग आवर्स है उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय काम करे। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, कई सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम्स जो है वो एम्प्लॉयर के लिए बनाई जाती है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो तो हमने अगले ही चैप्टर में अभी देखा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के थ्रू, ट्रेड यूनियंस के थ्रू, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू
हम जो है डिस्प्यूट्स जो है वो हैंडल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर लॉस के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। क्यों लेबर लॉ इम्पोर्टेंट है? सो इट प्रोटेक्ट्स वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, ये वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है, ठीक है। लेबर लॉ में कहा गया है कि वर्कर को मैक्सिमम 9 से 10 घंटे काम करना है, ठीक है। मैक्सिमम आप 9 से 10 घंटे उससे काम करवा सकते हो, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उससे 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे काम करवाता है तो ये लेबर लॉ का वायोलेशन है, ठीक है। और इससे एम्प्लॉय की हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। सो इस वे में लेबर लॉज जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज को फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। जो वर्क प्लेस पर जो एक्सप्लॉइटेशन होता है ओवर वर्क की वजह से, उससे बचाते हैं। और इंश्योर फेयर वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशन, मतलब जो लेबर लॉज है वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो जिस टाइप की इंडस्ट्री में एम्प्लॉय काम कर रहा है उस इंडस्ट्री में वेज कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट भी है हमारे पास। तो उसमें उतना मिनिमम वेज तो एम्प्लॉय को मिलना ही चाहिए पर आवर, अगर वो वहां पर काम कर रहा है तो। अगर उससे कम वेज दिया जा रहा है तो ये लेबर लॉज का वायोलेशन होगा, ठीक है। और एम्प्लॉय को आगे जाकर लीगल डिस्प्यूट्स का भी सामना करना पड़ सकता है अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो। देन डिसेंट वर्किंग कंडीशंस भी देखनी पड़ती है कि जो जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ की वर्क कंडीशंस कैसी है, ठीक है। हाइजेनिक वर्किंग कंडीशन है या नहीं, प्योर ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। या फिर वॉशरूम की फैसिलिटी है या नहीं, ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको इंश्योर करना पड़ता है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को। प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस, लेबर लॉज जो है वो इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करते हैं। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशंस को ये रेगुलेट करते हैं। इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ लेबर जो है वो लेबर लॉज जो है वो इंश्योर करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज को क्लासिफाई किया गया है, मतलब अलग अलग टाइप के लेबर लॉज है। सो उसमें फर्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस लॉ, मतलब ये वैसे लॉ है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशंस को और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को मैनेज करते हैं। जिसमें ट्रेड यूनियंस एक्ट आ गया 1926 का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आ गया 1947 का, एंड कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020, ठीक है। तो ये हमने अगले ही चैप्टर में ये सारे लॉज जो है वो देखे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है उसको इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को जो है हैंडल करते हैं ये सारे लॉज। देन वेजेस के लोग हैं, मतलब एम्प्लॉय को जिस तरह का वेज मिलता है, लेबर्स को जिस तरह का वेज मिलता है वो वेज कितना होना चाहिए, ठीक है। ये सारे लॉज जो है वो वेज लॉज में आते हैं, ठीक है, वेजेस लॉज में आते हैं। इट इंश्योर्स पेमेंट ऑफ फेयर एंड टाइमली वेजेस, मतलब टाइम टाइम पर वेजेस जो है वो मिलते रहने चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 का, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है 1976 का, एंड कोड ऑन वेजेस है 2019 का। देन सोशल सिक्योरिटी लॉज, ठीक है। तो ये सारे जो लॉज है विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी ड्यूरिंग सिकनेस, मतलब अगर इंडस्ट्री में सिकनेस चल रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो ये सोशल सिक्योरिटीज लॉ जो है वो लेबर्स को एक टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी देते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। मैटरनिटी लीव हो गया, ओल्ड एज हो गए, या एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई इंजरी हो गई लेबर को, तो ये सारे जो लॉज है वो सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजंस पर फोकस करते हैं। जिसमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया 1961, एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। देन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस लॉ, ठीक है। तो जो भी लेबर्स जो है वो फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनकी सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन के लिए भी कई सारे लॉज हैं हमारे इंडिया में। इट इंश्योर सेफ एंड हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट हो गया 1948, माइंस एक्ट हो गया 1952। जो लेबर जो है माइंस में काम करते हैं वो काम बहुत ही, मतलब बहुत ही कहते हैं ना वो बहुत ही डेंजरस काम होता है वहाँ पे माइंस में जाकर काम करना। तो उनके लिए भी ये अलग से एक लॉ है 1952 का। देन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है
1970 का। देन ओएसएच कोड है 2020 का। अब पोस्ट रिफॉर्म के बाद कई सारे लेबर लॉज में चेंजेस हुए, और अभी जो फोर रिसेंट चेंजेस हुए हैं वो इस चार लॉ में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इंडिया कंसोलिडेटेड 29 सेंट्रल लेबर लॉज इनटू फोर लेबर कोड्स, मतलब जो पहले के 29 सेंट्रल लेबर लॉज थे वो उनको चार लेबर कोड में इंडिया ने अभी रिसेंटली में ही कन्वर्ट कर दिया है। तो ये लेबर कोड कौन कौन से है? सो कोड ऑन वेजेस 2019, जो मिनिमम वेजेस और इक्वल पे के ऊपर फोकस करेगा। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020, जो ट्रेड यूनियंस और डिस्प्यूट्स पे फोकस करेगा। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जो पीएफ, ईएसआई और मैटरनिटी पर फोकस करेगा। और ओएसएच कोड 2020, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन पर फोकस करेगा। ओएसएच का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ओके। की फीचर्स ऑफ इम्पोर्टेंट लेबर लॉज, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेबर लॉज है उसका डिस्कशन किया गया है। सो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 विद फिक्सेस मिनिमम वेजेस बाय गवर्नमेंट अप्लाइज टू शेड्यूल्ड एम्प्लॉयज, मतलब यहाँ पर मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसमें हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स और वर्किंग आवर्स पर फोकस किया जाता है, और लीव्स पर भी फोकस किया जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, जिसमें मशीनरी के रिलेटेड डिस्प्यूट सेटलमेंट, स्ट्राइक और लॉकआउट्स के रिलेटेड जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जाता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, जिसमें एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट, मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब पर फोकस किया जाता है, जिसे हम सब पीएफ कहते हैं, ठीक है। अब लेबर लॉज का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इट प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, जैसे कि हमने अर्लियर डिस्कस किया कि ये लेबर का जो है वो एक्सप्लॉइटेशन जो है वो प्रिवेंट करता है, मतलब लेबर को एक्सप्लॉइट होने से बचाता है। इट इंश्योर्स वर्क प्लेस सेफ्टी, मतलब जहाँ पर काम कर रहा है लेबर वहां पर उसकी सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। प्रमोट इंडस्ट्रियल हार्मनी, it improves standard of living of an labor, it supports economic growth। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है लेबर लॉज में? सो गवर्नमेंट एज अ लेजिस्लेटर काम करता है, ये लॉ बनाता है, ठीक है। ये लॉ बनाता है। गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर भी काम करता है, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट का काम भी गवर्नमेंट करता है। एंड ऑल्सो मीडिएटर एंड आर्बिट्रेटर इन डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो गवर्नमेंट मीडिएटर और आर्बिट्रेटर की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब व्हाट आर द चैलेंजेस इन लेबर लॉज इम्प्लीमेंटेशन, मतलब लेबर लॉ को अब इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है। सो फर्स्ट इज इनफॉर्मल सेक्टर कवरेज, ठीक है। तो पहला चैलेंज है कि लेबर लॉज जो है वो फॉर्मल सेक्टर को ही कवर करते हैं। फॉर्मल सेक्टर यानी जो वाइट कॉलर जॉब्स होती है, जो फैक्ट्री की जॉब्स होती है, उसको फॉर्मल जॉब कहते हैं, जहाँ पर आपको मंथली बेसिस पर पेमेंट दिया जाता है, ठीक है, मंथली, जहाँ पर आप एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करते हो, ठीक है। और जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है उसको फॉर्मल सेक्टर जॉब कहते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर जॉब है, जहाँ पर आपको डेली वेजेस मिलते हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट के कोई टर्म्स और कंडीशंस नहीं होती, उसको इनफॉर्मल सेक्टर जॉब कहते हैं। सो लेबर लॉज जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर को कवरेज अभी तक नहीं कर पाए। सो ये एक उसका चैलेंज है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वर्कर्स, मतलब बहुत सारे जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर हैं उनके पास भी लेबर लॉ का अवेयरनेस नहीं है। इन्फोर्समेंट इश्यू, मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट जो है एज अ लेजिस्लेटर जो लॉ बनाने का काम करती है, लेकिन वो इतना इन्फोर्स नहीं कर पाती, ठीक है, उस लॉ को इतना इन्फोर्स नहीं कर पाती। एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, कई सारे एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब जो फैक्ट्री ओनर्स है वो लोग के वो इसका विरोध करते हैं, ठीक है, इस टाइप के लॉज का। सो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस होता है। तो ये सारे जो है वो लेबर लॉज के चैलेंजेस है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।